दोस्तों, आज ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो आज के समाज की कड़वी सच्चाई को दर्शाती है। ऐसी घटनाएं हमें कई बार देखने को मिलती हैं जो हमारी आत्मा को झंझोर कर रख देती हैं। आज ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ जो हमें बहुत बड़ी पारिवारिक सीख देती है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। शंकर दयाल पेशे से वकील थे जो सरकारी मुलाजिम न थे, परंतु बुद्धि के तेज व्यक्ति थे, इसलिए अच्छा खासा कमा लिया करते थे। उम्र ज्यादा हो चुकी थी, इस कारण वकालत छोड़ दी थी और अधिकतर समय घर पर ही व्यतीत होता था। खाली वक्त में अखबार पढ़ना और जब कभी उनसे भी मन की हताशा दूर न हो तो अपने बड़े बेटे मोहन को बुरा भला कहना ही उनकी दिनचर्या थी। बड़ा बेटा मोहन भी उनकी बातों को दिल से नहीं लगाता था, बस उनकी आदत है यही सोचकर बर्दाश्त कर लेता था। शंकर दयाल का घर पूरी तरह से सुख और संपन्न था, क्योंकि दो छोटे बेटे सोहन और रोहन सरकारी नौकरी पर थे। एक डॉक्टर तो एक पुलिस में था। महीने पर अच्छी खासी रकम घर पर आ जाती थी। इतना रुपए पाकर शंकर दयाल का दिल खुशी से झूम उठता था, परंतु जैसे ही उसकी नजर मोहन पर पड़ती थी वैसे ही उसकी हंसी गुम हो जाती थी और वह अपने अनपढ़ बेटे को कोसने लगता था, क्योंकि वह चाहता था कि मोहन भी अपने भाइयों की तरह पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करे। परंतु शंकर दयाल के अथक प्रयास के बाद भी मोहन का मन पढ़ाई में न लगा। अब तो आलम यह था कि हर रोज मोहन को गालियां देना और घर का सारा काम मोहन से ही करवाना, यह सब शंकर दयाल की आदत में शुमार हो चुका था। जब कभी कोई भी व्यक्ति अपने बेटे की नौकरी लगने की खबर शंकर दयाल को सुनाता तो शंकर दयाल का गुस्सा मोहन पर दुगना फूटता था। मोहन की अब यही दिनचर्या बन चुकी थी कि खेत से चारा काट कर लाना और मशीन से काटकर जानवरों को डालना और घर का खाना भी बनाना और शाम को शंकर दयाल के पैर दबाना। इतना करने के बावजूद भी उसे इनाम में गालियां मिलती थी, परंतु फिर भी उसके मुंह से कभी भी शंकर दयाल के खिलाफ एक शब्द भी नहीं निकलता। जब भी कभी वो ज्यादा उदास हो जाता था तो अपनी माँ की फोटो को गले से लगाकर बहुत रोता था, जो 2 साल पहले गुजर चुकी थी। एक दिन शंकर दयाल कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि तभी वहां शंभू एक मिठाई का डब्बा लेकर आया और शंकर दयाल को वह मिठाई का डब्बा दिया। यह देखकर शंकर दयाल का चेहरा तिलमिला उठा, क्योंकि शंकर दयाल बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति था। किसी की खुशी उससे बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करता था। शंकर दयाल ने भुएं चढ़ाकर कहा, क्या बात है शंभू, आज तू बहुत मिठाई बांट रहा है। आखिर इस खुशी का कारण क्या है? क्या लॉटरी लग गई क्या? शंभू ने प्रति उत्तर में कहा, बात यह है कि भाई आज मेरे बेटे की पुलिस में नौकरी लग गई है। शंकर दयाल ने शंभू को अचरज भरी निगाहों से देखते हुए पूछा, क्या कह रहे हो? तुम्हारे बेटे की नौकरी लग गई? वही बेटा जो 12वीं में लुढ़कते लुढ़कते बचा, वो आज पुलिस वाला बन गया है। अरे हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि उसकी नौकरी लग सकती है। शंभू ने नरम भाव से कहा, हाँ भाई, उसकी नौकरी लग गई, बस सब ऊपर वाले की कृपा है। आज मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया है। इसी खुशी में आज हम लड्डू बांट रहे हैं।
तब तक मोहन भी वहां आ चुका था। शंभू ने मोहन को देखकर डिब्बे में से एक लड्डू निकालकर मोहन को देते हुए कहा, बेटा आज बड़ी खुशी की बात है, तुम्हारा दोस्त रवि आज पुलिस वाला बन गया है। यह सुनकर मोहन खुशी से झूम उठा और खुश होकर शंभू से पूछा, क्या काका सच में मेरा दोस्त पुलिस वाला बन गया है? तभी शंकर दयाल ने मोहन को घूर कर देखा तो मोहन छटपटाकर एक कोने में खड़ा हो गया। शंकर दयाल ने घूरते हुए मोहन की तरफ देखते हुए कहा, देख ले, एक वो है जो पुलिस वाला बन गया है और एक तू है जो भैंस चराता रहता है। अरे इतनी बार तुझको समझाया कि पढ़ ले, लेकिन तूने मेरी हरगिज न मानी। अरे तू तो बस इस धरती पर बोझ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, समझा? शंभू को यह देखकर मोहन पर तरस आ गया। उसने नर्म स्वर में शंकर दयाल से कहा, अरे भैया क्यों बुरा भला कह रहे हो? मोहन का मन पढ़ाई में नहीं लगा तो नहीं लगा, इस तरह आप उससे बुरा भला क्यों कहते रहते हो? आप अगर मेरी मानो न तो आप मोहन की शादी करा दो। घर पर बहू आएगी तो आपका भी ख्याल रखेगी और मोहन का भी ख्याल रखेगी। शंकर दयाल ने मोहन की तरफ देखा और फिर शंभू से कहा, अरे इस अभागे को कौन ब्याहेगा अपनी बेटी? इससे शादी करने से पहले वो अपनी बेटी को जहर ना दे दे। शंभू ने प्रति उत्तर में कहा, अरे क्यों नहीं, हमारे साले की बिटिया है रज्जो, अगर आप राजी हो तो रिश्ते की बात चलाएं। शंकर दयाल ने शंभू की बात को नकारते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल अनपढ़ है और इसी एक अनपढ़ को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर पा रहा हूँ, उसे कैसे कर पाऊंगा? शंभू ने जवाब दिया, अरे आप भी कमाल करते हो, अब मोहन जितना पढ़ा लिखा है उतनी ही तो पढ़ी लिखी बिटिया मिलेगी। मेरी मानो तो फिर एक बार सोच लो, बिटिया बहुत कमेरी है, घर का सारा काम अकेले ही कर लिया करेगी। शंकर दयाल ने कहा, अरे ऐसे तो इसका ब्याह कब का हो चुका होता, लेकिन हमें अपने घर में अनपढ़ लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है और तुम तो इसकी चिंता करना छोड़ ही दो। ये तो धरती पर बोझ है, पड़ा पड़ा खाता रहता है। कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि काश ये हुआ ही ना होता तो मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिल जाती। शंभू ने शंकर दयाल को समझाते हुए कहा, ऐसे मत बोलो, लड़का सयाना हो चुका है, कहीं आपकी बातों में आकर कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। शंकर दयाल ने जवाब दिया, अरे मेरे तो दो दो पट्टे कमा रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कल मरता आज मर जाए, ये तो धरती पर बोझ है, कम से कम धरती का बोझ ही कम होगा। शंकर दयाल की एक एक बात मोहन को अंदर तक तोड़ रही थी। आज उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। आज उसने अपने जीवन को खत्म करने का अंतिम निर्णय ले लिया था। मोहन ने एक बड़ी रस्सी ले ली और चारा लेने के बहाने से घर से निकल गया और खेत पर नीम के पेड़ पर उसने फांसी लगा ली। जब अधिक रात हो गई और मोहन घर पर वापस नहीं लौटा तो शंकर दयाल ने आस पड़ोस पर पता लगाया। पता करने से पता चला कि वह खेत से चारा लेकर वापस नहीं लौटा है। अब शंकर दयाल खेत गए और वहां नीम के पेड़ की तरफ देखा तो देखकर सन्न रह गए, क्योंकि नीम के पेड़ पर मोहन की लाश झूल रही थी। गांव के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और वहां उपस्थित लोगों ने मोहन की लाश को नीम के पेड़ से उतारा और उसका क्रियाक्रम किया। परंतु इतना कुछ होने के बावजूद भी शंकर दयाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह पहले की तरह ही जिंदगी जीने लगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अब उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। जो बेटा डॉक्टर था उसकी पत्नी भी डॉक्टर थी और जो बेटा पुलिस में था
उसकी पत्नी भी पुलिस वाली थी। समय के साथ साथ शंकर दयाल की उम्र भी काफ़ी ढल चुकी थी। उसके हाथ पैर उसका साथ नहीं देते थे। कोई भी काम करने पर उसकी सांस फूल जाती थी। बड़े बेटे ने शहर में एक अस्पताल खोल लिया था और दोनों मियाँ बीवी शहर रहने लगे। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे की भी पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई, तो उसने अपनी पत्नी की भी पोस्टिंग उसी शहर में करवा ली। अब दोनों बेटे बहू अपनी तैयारी में जुट गए। तभी शंकर दयाल वहां आकर के अपने छोटे बेटे रोहन से कहता है, बेटा, बड़े बेटे बहू हमें छोड़कर चले गए, अब तुम लोग भी जा रहे हो, हम अकेले यहाँ कैसे रहेंगे? ऐसा करो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। रोहन ने प्रति उत्तर में कहा, बापू, आप तो जानते हैं शहर का वास्ता है, अभी हम लोग खुद ही किराए में रहते हैं और आपको कैसे रखेंगे? वैसे भी हमारे पास इतना बड़ा घर है, ये किसके हवाले छोड़ जाएंगे? शंकर दयाल ने निवेदन किया, बेटा, इतने बड़े घर में मैं अकेला क्या करूँगा? अरे मुझसे तो कुछ किया भी नहीं जाता, मेरी देखभाल कौन करेगा? रोहन ने शंकर दयाल को समझाते हुए कहा, बापू, आप चिंता मत करो, मैं इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर ले रहा हूँ। बस यहाँ ये घर बेचेंगे और वहाँ नया घर खरीद लेंगे। हाँ बापू, ये तो 2-4 दिन की बात है। सेठ इस घर को खरीदने आएगा, आप घर के कागजात पर साइन कर देना और सेठ से 3 लाख रुपए ले लेना और शहर चले आना। और जब शहर पर पहुंच जाओ तो यह रहा मेरा नंबर, आप इस पर कॉल कर देना, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। आप चिंता मत करो, बस 2-4 दिन की तो बात है। और फिर रोहन शंकर दयाल को अपने गले से लगाता है और उनके पैर छूकर वहां से चला जाता है। आज इतने बड़े घर में शंकर दयाल अकेला था। शंकर दयाल को जब भूख लगी तो उसने रोटी बनाने के लिए आटा गूंदा। बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ थी कि जो आटा भी सही से गूंदा जाए। आज उसे अपने बड़े बेटे मोहन की रह रह कर याद आ रही थी। यादों का सैलाब जब ज्यादा हो गया तो उसे अपनी आंखों के सामने मोहन का अक्ष नजर आने लगा। वो मोहन का आटा गूंदना, रोटियां बनाना, एक एक कर कर सभी दृश्य उसके आंखों में तैरने लगे। उसकी बूढ़ी आंखों में आज आंसू छलक उठे और मन में सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी कि काश आज मेरा अनपढ़ ही होता तो उसकी शादी होती और एक अनपढ़ बहू इस घर में आती, कम से कम वो इस घर में तो रहती और खाना बनाती। मोहन मेरा घर का सारा काम करता और मैं पहले की तरह कुर्सी डालकर बैठकर अखबार पढ़ता। कम से कम मैं इस मेरे घर में तो रहता। परंतु अब सपनों को देखने से क्या होने वाला था? जो कुछ उसने किया आज वो उसके सामने था। 2-4 दिन यूं ही गुजर गए और वो दिन भी आ गया जिस दिन सेठ ने रुपए देने का कहा था। सेठ ने घर के कागज पर साइन करा लिया और शंकर दयाल को 3 लाख रुपए दे दिए। रुपए मिलते ही शंकर दयाल ने जाने की तैयारी कर ली और शंकर दयाल ने रोहन को फोन करके सब बता दिया कि बस स्टैंड पर वो उसका इंतजार करेगा। कहे मुताबिक शंकर दयाल वहां पहुंच गए और बैठकर रोहन का इंतजार करने लगे। तभी वहां रोहन आ गया और शंकर दयाल के पास आकर कहा, बापू, आप पैसे लाए हो ना? मुझे दे दो। वो जो मैंने नया मकान खरीदा है उसका मालिक अभी रुपए मांग रहा है। अगर मैंने उसे रुपए अभी नहीं दिए तो वो अपना घर किसी और को बेच देगा। शंकर दयाल ने रुपयों का बैग
झटपट रोहन को दे दिया। रोहन ने रुपए लेकर शंकर दयाल से कहा, बापू आप यहीं बैठो, मैं सेठ को अभी रुपए देकर आता हूँ। और रोहन अपने बापू को वहीं बिठाकर रुपए लेकर वहां से चला गया और शंकर दयाल वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगे। समय धीरे धीरे काफी बीत चुका था, परंतु रोहन अभी तक वापस नहीं आया था। शाम होने को थी। शंकर दयाल बहुत चिंतित था कि रोहन अभी तक क्यों नहीं आया। उससे रहा नहीं गया। उसने एक राहगीर से वही फोन नंबर लगवाया जो रोहन ने उसे दिया था, परंतु उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब शंकर दयाल की चिंता और अधिक बढ़ चुकी थी। वो हताश बैठा हुआ था कि तभी उसे एक मोटरसाइकिल आते हुए दिखाई दी जिस पर रोहन बैठा हुआ था। वह बहुत दूर से ही रोहन को आवाज लगाने लगा, परंतु रोहन शंकर दयाल के पास देखता हुआ निकल गया। आज रोहन ने उसे बड़ा धोखा दे दिया था जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद न थी। अब शंकर दयाल वहीं बैठकर रोने लगा। अब अंधेरा काफी बढ़ चुका था। शंकर दयाल के पास 100 रुपए थे जो उसे घर वापस आने के किराए के लिए उपयुक्त थे। शंकर दयाल बस में बैठकर घर आ गया। घर क्या, गांव आ गया, क्योंकि घर तो अब सेठ का हो चुका था। अब उसके पास घर नहीं था, तो रात को अकेले गांव की चौपाल पर बैठकर काफी देर तक रोता रहा। फिर अपने आंसू पोंछकर उठा और हाथ में एक रस्सी लेकर उसी नीम के पेड़ के पास जाने लगा जहां मोहन ने आत्महत्या की थी। उसी पेड़ के नीचे बैठकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा और रोते हुए कहा, बेटा मोहन, आज मेरे लिए खाना बनाने वाला कोई नहीं है। आज तेरा बाप इतना बूढ़ा हो गया है कि अपने लिए खाना तक नहीं बना पाता। आज बहुत अरसा हो गया है तेरे हाथ का बना खाना खाए हुए। आज फिर तेरा बाप तेरे हाथ का बना खाना खाना चाहता है। खिलाएगा ना बेटा? आज तेरा बाप तेरे घर आया है। तू अपने इस अभागे बाप को अपने घर स्वीकार करेगा ना? कहीं अपने भाइयों की तरह मुझे निकाल मत देना। इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा और अंत में उसी नीम के पेड़ पर रस्सी डालकर फांसी लगा ली। 5-6 मिनट तक वह फड़फड़ाया और फिर एकदम शांत पड़ गया। उसकी गर्दन नीचे को लटक गई और वह अंतिम धाम को चला गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, हमें अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ संस्कार और सामाजिक ज्ञान भी देना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि वे उच्च शिक्षा की दौड़ में संस्कारों से वंचित रह जाएं।